नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं सीपीएम माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार। बस सर कुछ घंटे बचे हैं प्रचार के लिए। 5 बजे प्रचार थम जाएगा। चुनाव पूरी अंतिम पायदान पर है। बस इसके बाद बिहार का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 11 तारीख को अंतिम चरण के वोट पड़ जाएंगे। इस चुनाव में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनता का बड़ा हुआ जो वोट प्रतिशत है वो आप कैसे देख रहे हैं? पहला सवाल बड़ा गंभीर है। हाँ, बिहार के हिसाब से देखिए तो ये परसेंटेज काफी ज्यादा है। 65 से भी थोड़ा ज्यादा, अभी 65.08 चुनाव आयोग का जो लेटेस्ट है। पता नहीं फिर इससे भी आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो इसमें दो तीन बातें तो साफ समझ में आ रही है। एक तो जबरदस्त लोगों में बदलाव की चाहत है सरकार के खिलाफ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत अलोकप्रिय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार एक नेता, एक व्यक्ति, वो अलग करके देखिए। सरकार, क्योंकि लोगों की नजर में अब ये सरकार भाजपा के हाथ में चली गई है, तो सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों का, वो बिल्कुल अपनी जगह पर है और लोग बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो देख रहे हैं कि एसआईआर, और ये जो हम लोगों ने एसआईआर के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, जो नारा बिहार से पूरे देश में अब गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोर, तो वोट को लेकर के लोग पहले से ज्यादा सजग हैं। तो वोट का वो नहीं चाहते हैं कि वोट का मिसयूज हो, वो नहीं चाहते हैं कि वोट वो ना डाल सके, तो लोग वोट डालना चाहते हैं क्योंकि उनको एक सेंस आ गया कि वोट को अगर ऐसे ही हम बेकार छोड़ देंगे तो कल मेरे पास वो बचेगा नहीं। तो वोट बचाने के लिए बहुत सारे लोग जो बाहर रहते भी हैं, लेकिन वो एकदम आ गए वोट डालने के लिए। एक तो एसआईआर के चलते वोट के प्रति लोगों की जागरूकता, वोट डालने के लिए लोगों का जो एक तरीके से एक संकल्प, वो मजबूत हुआ है। तीसरी बात इसमें है कि ये तो बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स का मामला है कि 47 लाख कम हो गए संख्या, तो पूरे बिहार में मतदाताओं की संख्या घट गई है। तो संख्या जब घट गई, अगर आप मान के चले कि पिछले बार जितने वोट पड़े थे उतने ही अगर वोट पड़े, तो जब आप परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज वो ज्यादा दिखेगा। तो एक जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है उसका एक कारण ये भी है कि टोटल वोटर की संख्या घट गई है बिहार में। तो मोटे तौर पर ये 3 कारण तो दिख रहे हैं। और जो एक बहुत हल्ला है कि भाई महिलाओं पर ये जो 10,000 रुपए जो मिल रहे हैं कुछ महिलाओं को, उसके बड़े असर है, मुझे ऐसा बहुत लगा नहीं। पहली बात तो महिलाओं के वोट प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं है। जितना प्रतिशत पिछली बार था उससे बल्कि थोड़ा बहुत कम है इस बार, क्योंकि महिलाओं के नाम ज्यादा कटे हैं एसआईआर में। दूसरा है कि ये जो पैसे ये जीविका के माध्यम से बन रहे हैं, तो महिलाओं में एक विभाजन हो गया। सब महिला को नहीं पैसे मिल रहे हैं। जैसे कल ही हम जहाँ मीटिंग कर रहे थे, हर जगह महिलाओं से पूछते हैं, तो किसी एक परिवार में मान लीजिए बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है, 5 महिला है, एक को मिला है, 4 को नहीं मिला है। अब आप समझ लीजिए वो 4 जिनको नहीं मिला है उनके गुस्से को भी आप समझ लीजिए। तो मान लीजिए ये जो में जो नाराजगी थी, वो नाराजगी कुछ कम करने के लिए इन्होंने कोशिश की। दीपंकर जी, सबसे बड़ी एक मेरी जो जिज्ञासा है वो ये है कि वोट बढ़ा है, उसके बाद दोनों दलों में बेचैनी है। मैं बिल्कुल मानता हूं आप सत्ता के लिए लड़ रहे हैं कि लोगों का भला हो, आप रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, आप हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं। अमित शाह ने कल और परसों में 2 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा परसों कि अगर हम वापसी करते हैं, हमें सत्ता दीजिए, हम बिहार को बाढ़ मुक्त करेंगे। जबकि बड़ा वो इलाका लंबे समय से वो असम को भी कर रहे हैं, असम पहले को भी चरण बाढ़ में मुक्त आता कर है। रहे हैं। और कल उन्होंने कहा कि अगर आप हमें सत्ता दोगे तो 25 चीनी मिलें लगाई जाएगी। आप बिहार के एक एक हिस्से को जानते हैं, क्या 25 चीनी मिलें बिहार में लग सकती हैं? मेरी जिज्ञासा है।
नहीं, पहली बात तो जितने चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं वो संख्या भी काफी है। उसमें सिर्फ एक चीनी मिल इधर, जिस समय नीतीश जी हम लोगों के साथ थे, वो 17 महीने का समय है, उसी में एक सीतामढ़ी के रीगा का चीनी मिल वो चालू हुआ। बाकी सारे चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं। तो नई मिलें लगाने की जो बात कर रहे हैं, उस बात को तो छोड़े, पहले पुराने जो है उसको चालू कब करेंगे, क्यों नहीं किए अभी तक। हर जगह हमारे मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि हाँ चीनी मिल चालू हो जाएगा और इसी चीनी के साथ हम चाय पियेंगे आप लोगों के साथ बैठ कर। ये भाषण भी, ये स्क्रिप्ट भी कई जगह वो चला चुके हैं। मोतिहारी में, आपके इधर समस्तीपुर तरफ, जगह जगह आकर के ही बात करते हैं कि ये कोई दोनों तरह की बात कर रहे हैं, चीनी मिल की बात कर रहे हैं। अमित शाह ही एक बार पहले बोले हैं कि भाई बिहार में जमीन नहीं है इसलिए फैक्ट्री नहीं ले सकते, और अभी उन्होंने 1050 एकड़ जमीन अदानी को दिया। और जो उनका अल्टीमेटली जो घोषणा पत्र आया उसमें कह रहे कि हर जिले में एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। ये सब बने, क्योंकि ये मुद्दा बन चुका है बिहार में कल कारखाने बंद क्यों है, रोजगार क्यों नहीं है, फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लगती, गुजरात में लगती। बिहार का मखाना, बिहार के मक्के की इतनी जबरदस्त खेती और सारी उसके प्रोसेसिंग गुजरात में और हरियाणा में, ये सब मुद्दा बन चुका है और इसीलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। दीपांकर जी, आपका जो अभी आपने घोषणा पत्र की बात की, तो आप अपना घोषणा पत्र में क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे और कैसे उन्हें लागू करेंगे? देखिए, इसमें एक बड़ी बात तो जो घोषणा हुई है वो है कि बिहार में सरकारी नौकरी, जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं है उन तमाम परिवारों तक एक अदद सरकारी नौकरी पहुंचाने की बात है। अब इसको लेके कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये संभव नहीं है, पैसे नहीं है। हम लोगों ने जो कहा है कि सबसे पहले ये जरूरी तो है, तो जो जरूरी है उसको संभव बनाना ये काम है हमारा। तो हम लोगों ने कहा है कि जो आउटसोर्सिंग खत्म हो, संविदा पर काम खत्म हो, और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, तो पहली बात तो जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं सरकार उनके लिए काम करे, सरकार उनके काम को सरकारी काम माने। एक दूसरा, बिहार में 4 सेक्टर है जहां मैं समझता हूं कि प्राइवेट पर भरोसा करके नहीं चल सकते, आपको सरकार को ही आगे आना होगा। एक, एजुकेशन, सरकारी स्कूल की स्थिति बहुत खराब है, सरकारी हेल्थ सिस्टम। तीसरी बात है कि जो नागरिक सुविधाएं हैं गांव में, शहर में, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ फ्लाईओवर, कुछ आपके मेट्रो रेल, कुछ हवाई अड्डा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कस्बों में चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और एमिनिटीज और सर्विसेज लोगों के लिए। तो ये जो 3-4 विषय है, इस पे सरकार अगर अपने भूमिका को बढ़ाए तो मेरे ख्याल से रोजगार का संकट नहीं होगा बिहार में, और तभी हम पलायन को रोक पाएंगे। सुरक्षित रोजगार के बगैर और बेहतर मजदूरी के बगैर बिहार से पलायन हम लोग नहीं रोक पाएंगे, वो लोग बिहार से बाहर जाएंगे। तो एक तो ये बड़ा मामला है। दूसरी बात है कि इसमें जो गरीबों के लिए आवास, तो मोदी जी का जो नारा था 2022 तक पक्का मकान, वो नारा तो आप वो भूल चुके हैं, उस पर बात ही नहीं होती है। अब तो बुलडोजर दिखाई देता है ज्यादा। तो इसमें एक तर्क ये लोग दे रहे हैं कि वे मकान बन नहीं पा रहा है क्योंकि जमीन नहीं है। फैक्ट्री के लिए जो तर्क है वही तर्क अब मकान के लिए भी आ गया है कि जमीन नहीं है। हम लोगों ने एक बात की कि गांव में अगर जमीन के चलते मकान नहीं बन पा रहा है तो 5 डिसमिल जमीन गांव में, और शहरी गरीब के लिए भी जो बेघर है उनके लिए 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, सरकार इसको करे। तीसरी बात है गरीबों के लिए बिजली और गैस सिलेंडर, क्योंकि 6,000 से कम कमाई पर लोग जिंदा रहते हैं किसी तरह, और उन्हीं के ऊपर आप ऊपर से 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर और 1,000 रुपए का बिजली बिल थोपते हैं। इस पर रोक लगे, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए का गैस सिलेंडर। और जहां तक महिलाओं की बात है, तो महिलाओं में बिहार में सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है कर्ज का संकट। बहुत, वो जो माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं वो जिस तरह से कर्ज वसूली कर रहे हैं लोग, तो आत्महत्या करने के लिए महिलाएं मजबूर हो रही है, लोग घर छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि महिलाओं के लिए जो कर्ज है उस पर ब्याज नहीं लगेगा,
माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऊपर सरकार नकेल कसने का काम करेगी और महिलाओं का कर्ज का नहीं बल्कि वो खर्च कर सके, खर्च के लिए उनके पास कुछ ज्यादा पैसे हो, इसके लिए 2,500 रुपये प्रति माह जैसे झारखंड में दिया जा रहा है वो दिया जाएगा। ये कुछ प्रमुख बातें हैं। बाकी तो किसान के लिए भी बात है। फिर से वो सिस्टम जो मंडी वाला सिस्टम है उसको नीतीश जी ने खत्म कर दिया था, उसको चालू करके किसान के लिए जमीन की फसल की सही कीमत, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का लागू नहीं होता है बिहार में, उसको लागू करना, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम, उस पुरानी पेंशन स्कीम को भी बहाल करना। तो सबके लिए हमें लगता है कि जो जरूरी इस समय मुद्दे हैं बिहार में, हर तबके के लिए, नौजवानों का, महिलाओं का, कर्मचारियों का, किसानों का, उन्हीं मुद्दों को हमने एक तरीके से कंपाइल करके अपना संकल्प पत्र तैयार किया है और ये वादा है कि सरकार बनेगी तो इस पर बिल्कुल काम होगा। मतलब ये आपके महागठबंधन का वादा है कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे, और इसका आपने अभी जो उदाहरण दिया कि पहले भी जो 17 महीने का टाइम मिला था उस समय भी काफी कुछ शुरुआत हो चुकी थी। तो महागठबंधन के बारे में लोगों के मन में ये परसेप्शन है कि भाई ये लोग सिर्फ बोलने वाले लोग नहीं हैं, कुछ करने वाले लोग भी हैं, और खासकर हमारे जो माले पार्टी या लाल झंडे के लोग, हमारे ऊपर तो ज्यादा भरोसा है कि अगर कुछ भी काम अगर नहीं होगा, ये लड़ने वाले लोग हैं, लड़ करके काम करवाएंगे। दीपंकर जी, आप भी एक बड़े महत्वपूर्ण पिलर हैं महागठबंधन के। तो जो कट्टा लगाया था तेजस्वी ने, वो किधर कनपट्टी पे लगाया था, जरा बता दीजिए, किधर लगा के आपसे घोषणा कराई थी, इधर या इधर? अब ये देखिए, इस देश में अजीब स्थिति है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किस भाषा में बात करते हैं। कभी सिक्सर की बात कर रहे हैं, कट्टे की बात कर रहे हैं। तो इससे तो एक बात समझ में आ जाती है, ये खुद शायद ये कट्टे वाले लोग हैं, नहीं तो इस तरह की भाषा आप बोल ही नहीं सकते। ये जो बोल रहे हैं जिस भाषा में, वो जिस दुनिया में रहते हैं और जिस तरह की राजनीति करते हैं, शायद वही बोली उनके मुंह से निकल रही है। तो महागठबंधन की जो एकता है, लोग तो बोल रहे हैं कि भले 2-4 सीट पे कुछ आपसी कहीं रह गया, वो कोई मायने नहीं रखता, वो तो हर पार्टी के अंदर भी होता है, हर परिवार में भी थोड़े झगड़े होते हैं, और लेकिन महागठबंधन पूरी तरह से यूनाइटेड है। और नीचे आप जाएंगे जमीन पर तो लोग तो पूरी तरह से, पहले 5 पार्टी का था, इस बार 7 पार्टी का बना, नई 2 पार्टी जो आई है वीआईपी और आईआईपी, इससे फर्क पड़ रहा है। खासकर उत्तर बिहार में, जहां 2020 में और 24 में हमारा प्रदर्शन थोड़ा कमजोर था, उन इलाकों में काफी फर्क पड़ रहा है। कल ही मैं सुपौल जिले में था, जो कोसी का इलाका है, फिर इससे पहले हमने समस्तीपुर में देखा। तो मिथिला का इलाका, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, कोसी का इलाका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये तमाम इलाकों में इस बार काफी बेहतर बदली हुई स्थिति है। और दूसरी तरफ जो एनडीए का गठबंधन है, उसमें तो कहीं कोई एकता दिखती नहीं है, कहीं कोई एकता दिखती नहीं है। उसमें एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ भाजपा और उनके जो 101 में जिस तरीके के उम्मीदवार खड़े किए, अनंत सिंह ने जो काम कहा किया, अनंत सिंह के पक्ष में ललन सिंह जो बोल रहे हैं, विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कह रहा है कि छाती पर बुलडोजर चला देंगे। आपके जोगी जी बिहार में आए और 7 बुलडोजर की प्रदर्शनी उनके मंच के बगल में। अब बताइए, कभी लोग कहते थे कि भाई सूर्यदेव जो है उनके रथ को खींचने वाले 7 घोड़े, और अभी ये 7 बुलडोजर लेकर के आए हैं। हम लोगों ने भी कहा कि भाई आपके 7 बुलडोजर अपने पास रखिए, हमारे यहाँ 7 पार्टी का गठबंधन है और हर पार्टी में जनता और लड़ने वाले लोग हैं, लड़ करके बिहार में ये बुलडोजर को रोकेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 साल केंद्र में रहने के बाद और 20 साल राज्य में रहने के बाद अब बुलडोजर से न्याय होगा या बुलडोजर सरकार बनेगी, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि 20 वर्ष की उपलब्धियों पर नहीं गए, 11 साल की उपलब्धियों पर नहीं गए कि हमने जनता के लिए ये काम किया। चलिए, वो उनका अलहदा मामला है। चुनाव शाम 5 बजे बंद होगा। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, समय भी आपका ज्यादा नहीं लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जो 121 विधानसभा पर
पोल हो चुका है, चुनाव हो चुका है, वोट पड़ चुके हैं, महागठबंधन कैसे मान रहा है स्थिति अपनी? हमें तो लगता है कि क्लियर बढ़त है हम लोगों को, और आखिरी चरण में उसको निर्णायक बहुमत में तब्दील कर देना है। देखिए, निर्णायक बहुमत के बगैर तो सरकार चल नहीं पाएगी, तो इसलिए निर्णायक बहुमत से मेरा मतलब है कि एनडीए 100 से नीचे रहे और 140 से ऊपर महागठबंधन को मिले। और लोग जो कह रहे हैं कि इस बार नीतीश, हमारे अमित शाह जी, चाणक्य जी बोल रहे हैं कि 150 मिलेगा, तो जब लोकसभा में 400 पार बोल रहे थे तो 400 पार में 240 मिला, 60%। इस बार भी जो बोल रहे हैं कि 150 या 160, उसका 60% नहीं होता है, 90 से 100। तो हमें लगता है कि 100 से नीचे एनडीए रह जाए, और वो आपस में जो उनका झगड़ा चल रहा है, भाजपा बनाम जदयू, जदयू बनाम लोजपा, और पूरे अगड़ा और पिछड़ा, ये बिल्कुल उनके अंदर तो पूरे बिहार में ही जिस तरह से इन्होंने धमकी देना शुरू किया, विकास की बात छोड़ करके बुलडोजर चढ़ा देंगे, बिजली का कनेक्शन काट देंगे, राशन रोक देंगे, वोट नहीं दोगे तो घर से निकलने नहीं देंगे आपको वोट के दिन, ऐसी ऐसी बातें, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे धमकी दे रहे हैं लोगों को। तो लोगों को तो बात सीखी समझ में आ गई, ये लोग किसी तरह हिंसा और पूरे दमन के जरिए, झूठ के जरिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए लोग भी बिल्कुल सत्ता से इस बार बाहर करेंगे इनको। आपसे बस यही कहेंगे कि स्पेशल कवरेज न्यूज के माध्यम से आप अंतिम प्रचार में क्या अपने वोटरों से, क्या अपने हमारे दर्शकों से और क्या बिहार वासियों से अपील करेंगे? आज अंतिम दिन है, 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए ही आप अपनी बात कह पाएंगे। देखिए, बिहार में तो दो बातें जो लोगों ने ही नारा दिया, 2-3 नारे जो बिहार में बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। एक तो है कि लोग रोको पलायन, कर्ज की मार, बदलो सरकार, बदलो बिहार। ये नारा हमने गढ़ा नहीं है, ये लोगों की आवाज है, हमने उसको नारा के रूप में सामने रख दिया। नौजवान कह रहे हैं कि जिसने चलवाई लाठी यूथ पर, हिसाब लिया जाएगा बूथ पर। हर लाठी का हिसाब नौजवान एक एक बूथ पर लेने के लिए तैयार है। महिलाओं का नारा है 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। और पूरे बिहार का नारा है वोट चोर, गद्दी छोड़। तो हमें लगता है कि लोग बस अपने जो नारे हमने दिए हैं, उन नारों को साकार करने के लिए वोट करें, बदलाव के लिए वोट करें, और महागठबंधन को एक मौका जरूर दें, ताकि 20 साल से जो सरकार, 20 साल बहुत होता है, और दिल्ली में भी 11 साल से अब ये डबल इंजन है, तो डबल इंजन का डबल हमला, डबल धोखा बिहार के साथ, इससे बिहार बाहर आ जाए और एक मौका हम लोगों को मिले। बस यही लोगों से अपील हमारी होगी, बिहार के मतदाताओं से। चलिए, आपका आभार, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्कार। नमस्कार।